Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. और आज हम क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं. हम NCERT को फॉलो करेंगे. तो रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम क्लास 11th की चीज़ों को एक बार रिकॉल कर लें. क्लास 11th में भी आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा होगा, बट वहाँ पर थोड़ा बेसिक होगा. यहाँ पर हम उसके एडवांस चीज़ें देखेंगे, टाइप ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन, ये सब चीज़ें देखेंगे. तो चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं. रिलेशन और फंक्शन को जानने से पहले सबसे पहली बात तो फंक्शन को समझने के लिए हमें रिलेशन को समझना पड़ता है. रिलेशन को जानने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, इसे जानना होता है. और उससे भी पहले हमें सेट को समझना होता है. तो इसकी शुरुआत होती है सेट से. सेट है क्या? सेट है क्या? सेट इज ए कलेक्शन. किस टाइप का कलेक्शन? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जिसके ऑब्जेक्ट या एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं. ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द सेट. ठीक है, तो इस तरीके के कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं. एक कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड हो, जिसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो. ए वेल डिफाइंड collection of distinct object is called set. ठीक है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है जिसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट हो, उसे सेट कहते हैं. और कलेक्शन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं. ठीक है, अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा कर लिया आपने, एक टोकरी में आपने जमा कर लिया. मान लीजिए कि आपने कुछ फ्रूट्स को लेकर एक टोकरी में इकट्ठा कर लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स बोलेंगे. इसी तरह से कई चीज़ों को आप चुन चुन कर इकट्ठा करते हैं एक जगह पर, तो उसे कलेक्शन बोलते हैं. तो उसी तरह की कलेक्शन की बात हो रही है. मैथमेटिक्स में हम कई तरह की कलेक्शन को पढ़ेंगे, जानेंगे. इसमें नंबर्स भी होंगे. ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल सेट के देख लेते हैं. जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसे n से डिनोट करते हैं. सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं. और इसमें होते क्या हैं? 1 2 3 4 इस तरीके के नंबर होते हैं और ये इन्फिनिटी तक जाता है. उसी तरीके से z है हमारा, सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं इसको. इसके जो एलिमेंट्स होते हैं लेफ़्ट की ओर माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे और राइट साइड की ओर ये इन्फिनिटी तक जाएगा. यानी कि इसमें नेचुरल नंबर भी होंगे, जीरो भी होंगे, और नेगेटिव वाले नंबर भी होंगे. फिर इसी तरीके से है सेट ऑफ रेशनल नंबर. सेट ऑफ रेशनल नंबर, इसमें p/q के फॉर्म पे नंबर होते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर्स होते हैं एंड q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि डिनोमिनेटर वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए. फिर होता है सेट ऑफ रियल नंबर. इसको हम इस तरीके से कलेक्शन में नहीं लिख सकते. ये जो कलेक्शन में हमने लिखा ना, एलिमेंट वाइज एक एक एलिमेंट्स को लिख दिया, इसे रोस्टर फॉर्म बोलते हैं. तो सेट ऑफ रियल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स होते हैं इनफाइनाइट तो होते ही हैं, ये अनकाउंटेबल भी होते हैं. इन्हें लिस्ट नहीं कर सकते. इसीलिए इनको एक सीधी रेखा में दर्शाते हैं, जिसे बोलते हैं रियल लाइन. यहाँ पर 0 होता है, 1 होता है, 2 इस तरीके से होता है. ये -1, ये -2, -3. और इन नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं. बिटवीन एनी टू रियल नंबर देयर आर इनफाइनेटली मैनी रियल नंबर्स. ठीक है, तो ये जो 0 1 2 हैं ये इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ ये रियल नंबर भी हैं.
ठीक है, जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो एक लार्ज सेट है जो बाकी सेट को भी कंटेन किए हुए है। सेट क्यू को भी कंटेन किए हुए है और क्यू हमारा जेड को कंटेन किए हुए है, जेड हमारा एन को कंटेन किए हुए है। यानी कि एन सबसेट है जेड का, जेड सबसेट है क्यू का और क्यू सबसेट है आर का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर है इन सब सेट को कंटेन किए हुए हैं। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं अलग। ये तो स्पेशल सेट हो गए। मान लीजिए ये हमारा कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, बी दूसरा सेट है इसके एलिमेंट हैं 3 4। तो अब हम जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली ए और बी का इस तरीके से डिफाइंड होता है। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ए कोमा बी टाइप के, जहाँ पर ए सेट ए से बिलोंग करता हो और बी सेट बी से बिलोंग करता हो। ठीक है, और इसका जो ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है वो, पहला कंपोनेंट जो होता है वो पहले सेट से ही बिलोंग करेगा और दूसरा कंपोनेंट दूसरे सेट से ही बिलोंग करेगा, उल्टा इसे नहीं लिख सकते। तो अब अगर हम इस दिए गए सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कैसे निकालेंगे। सेट ए का एलिमेंट्स को चुनेंगे, हम 1 को ले लेते हैं और इसका बाकी सेट बी के बाकी एलिमेंट से, सेट बी के जो एलिमेंट है उसके साथ पेयरिंग करेंगे। तो 1 3 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 के साथ 3 और 4 का जोड़ी बन गया। अब हम सेट ए का 2 को चुनेंगे, फिर 2 3, फिर 2 4, फिर उसी तरीके से सेट ए के 3 को चुनेंगे, फिर बी के 2 एलिमेंट के साथ इसका पेयरिंग करेंगे। तो 3 4 इतने एलिमेंट हो जाएंगे ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं। इसे आसानी से अगर समझना चाहे तो आप सेट ए बना लीजिए ऐसे, सेट बी बना लीजिए ऐसे, ए और बी के एलिमेंट्स को इस तरीके से दर्शाइए 1 2 1 2 3, फिर सेट बी के एलिमेंट्स को 3 4। अब ए के जो एलिमेंट है 1, सपोज 1 को लेते हैं, इसका 3 के साथ और 4 के साथ पेयरिंग होगा। ठीक है, और ऑर्डर पेयर बनेगा। तो ये हो जाएगा क्या, 1 3 एंड 1 4, 1 3 1 4। फिर 2 को लेंगे, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ पेयरिंग होगा, यानी कि 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4। तो इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना आसान होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट हो सकता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, और इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लीजिए, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, एनी आर्बिट्रेरी सबसेट of Cartesian product is called relation from A to B। यहाँ पर ए और बी 2 सेट हैं और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो जब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेंगे तो उसी सबसेट को रिलेशन बोलेंगे। अच्छा, जब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट लेंगे तो उसका सबसेट कैसा आएगा, उसका सबसेट में जो एलिमेंट होंगे वो भी ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे ना। तो उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इस टाइप के ही होंगे, है ना।
ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। तो यहाँ पर जो सबसेट लेंगे वो हमारा रिलेशन होगा। तो रिलेशन में भी इसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। रिलेशन क्या है हमारा? सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उस रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर। ठीक है, उस रिलेशन को आर से डिनोट करते हैं। तो अगर ए कोमा बी ये एलिमेंट रिलेशन आर में है, आर में क्यों है? क्योंकि आर हमारा एक सेट है, रिलेशन इज ए सेट जो कि सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो अगर ए कोमा बी रिलेशन आर में बिलोंग करता है तब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ए इज रिलेटेड टू बी एंड राइट, कैसे लिखेंगे हम? ए आर बी। ठीक है, ए हमारा बी से रिलेटेड है अंडर द रिलेशन आर, उसे ऐसे लिखते हैं। अब अगर ए और बी रिलेटेड हैं तो ए और बी में कुछ कनेक्शन हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक रिलेशन है जिसमें ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट है और ये ए क्रॉस बी में होगा। ठीक है, अगर रिलेशन में है, अगर ये रिलेशन है तो इसके एलिमेंट ए क्रॉस बी के ही तो होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही होंगे। तो यहाँ पर रिलेशन ऐसा भी हो सकता है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी, ऐसा रिलेशन हो सकता है। या फिर ए इज टॉलर देन बी, मतलब कुछ कनेक्शन होगा दोनों में। ठीक है, समझ रहे बात को? ए और बी में दोनों में कुछ कनेक्शन होगा, बट सारे रिलेशन में ए और बी के बीच कुछ कनेक्शन हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन ना हो। कहने का मतलब उनके बीच का जो कनेक्शन उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मतलब एक रिकॉग्नाइज पैटर्न आपको नहीं दिखेगा कि इस तरीके से रिलेटेड है। अगर कोई पैटर्न होगा तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट ए है, ये सेट बी है। इधर के एलिमेंट्स हमारा हैं 1 2 3, इधर के जो एलिमेंट है 1 है 4 है एंड 9 है। तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1, 1 2, 4 एंड 3, 9 इसका जो कलेक्शन है ये एक रिलेशन है। किसका रिलेशन है? ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, और ये रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए क्रॉस बी का सबसेट भी है। ठीक है, आर यहाँ पर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, उसमें तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना, उसमें 1, 1 भी होगा, 1, 4 भी होगा, 1, 9 भी होगा, 2, 1, 2, 4, 2, 9 भी होगा, 3, 1, 3, 4, 3, 9 भी होगा। लेकिन उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट ये होगा जिसमें 1, 1, 2, 4, 3, 9 होगा। अब इसमें एक रिकॉग्निजेबल पैटर्न हमें दिख रहा है कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी के बीच, यानी कि पहला कंपोनेंट ये और इसके बीच में क्या कनेक्शन दिख रहा है कि दूसरा वाला जो कंपोनेंट है पहले कंपोनेंट का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर करने पे 1 मिल रहा है, 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल रहा है। तो यहाँ पर जो रिलेशन है उसमें एक रिकॉग्निजेबल पैटर्न नज़र आ रहा है, बट हमेशा ऐसा हो ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब जब कोई भी सबसेट ले लेते हैं हम ए क्रॉस बी का तो एक रिलेशन होता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि 1, 4 2, 9
3,1 ये भी तो सबसेट है A क्रॉस B का, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है 1 और 4 के बीच? कोई पैटर्न नज़र आ रहा है कि ये किस तरीके से रिलेटेड है? नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन तब भी ये रिलेशन है क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट है। सो एनी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम A टू B। सो फाइनली अब हम जानेंगे फंक्शन के बारे में। तो ये भी जो फंक्शन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्लास 11th में जो पढ़े हैं वही है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना। 12th में जो हम पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन भी एक रिलेशन होता है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन होता है जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का, मान लीजिए सेट ए है, इधर कुछ एलिमेंट्स हैं, इधर 1 2 3 4, इधर 1 4 9 16। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज मिले, ठीक है। सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और जो बी के एलिमेंट है ना, जिससे सेट ए के एलिमेंट रिलेटेड होते हैं, इनको हम इमेज बोलते हैं। 1 का इमेज 1 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 16। और ये किस रूल से रिलेटेड हैं? ये एक्स स्क्वायर से, यानी कि इधर के एलिमेंट स्क्वायर करने पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज है, एक से ज़्यादा नहीं है, तब इस तरीके के रिलेशन को हम फंक्शन बोलते हैं। तो ये हमारा फंक्शन है। अब मान लीजिए कि कोई रिलेशन ऐसा है जिसमें इधर का कोई एलिमेंट इधर के 2 एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, यानी कि इसका 2 इमेज मिल रहा हो, एक 1 एक -1 मान लीजिए मिल रहा है। ये 2 है हमारा, या 4 कह लीजिए इसे, ये 2 एंड -2 से रिलेटेड है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा क्योंकि सेट ए के एक एलिमेंट का सेट बी में एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है। 4 का देखिए 2 इमेज मिल रहा है, 4 का इमेज 2 भी है और -2 भी है, 1 का इमेज 1 भी है और -1 भी है। तो ये फंक्शन के डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये फंक्शन नहीं है। फिर इसी में हम डोमेन और रेंज के बारे में भी जान लेते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आप सब ने पढ़ा होगा क्लास 11th में। डोमेन क्या होता है? डोमेन एक सेट होता है ऐसे एलिमेंट्स का जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी कि ये सेट ए है हमारा, फंक्शन हमारा अगर ए टू बी है ना। फंक्शन इज ए रिलेशन, और रिलेशन क्या है? सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए और बी मान लीजिए 2 सेट है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर ए जो होगा ना, यही हमारा डोमेन सेट होगा। तो डोमेन कैसे डिफाइंड होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए is called domain of the function from A to B। कोई फंक्शन है फ्रॉम A to B, तो उसमें जो सेट A है वही हमारा डोमेन कहलाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा फंक्शन है। फंक्शन को हम ऐसे ही डिनोट करते थे ना क्लास 11th में, एफ एक्स इक्वल टू
ये कोई एग्जाम्पल है x-1। तो जो डोमेन होता है वो ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिस पर हमारा फंक्शन डिफाइंड हो। डिफाइन करने से मतलब है कि जो पॉइंट्स हम दें फंक्शन को, वो फंक्शन उस पर वर्क करे और कुछ हमें रिटर्न करे। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन है इसको हम कौन कौन से वैल्यू दे सकते हैं और कौन से नहीं दे सकते हैं, तो आप क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि हम कोई भी रियल नंबर दे दें ये फंक्शन वर्क कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई वैल्यू दें ये अनडिफाइंड हो जाए, ऐसा नहीं है ना इस फंक्शन में। तो x हम 0 दे दें, अगर 0 दे दें तो क्या मिल रहा है हमें, -1 मिलेगा। x 1 दे दें तो हमें 0 मिलेगा। x माइनस दे दें -1 तो -2 मिलेगा। x 2 रख दें तो 1 मिलेगा। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। जीरो, 1, -1, 2, फिर इधर -1, 0, -2, 1। 0 का इमेज क्या है, -1 है। 1 का इमेज क्या है, 0 है। -1 का इमेज -2 है। 2 का इमेज 1 है। आप देख पा रहे होंगे कि इस रूल के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट का सेट ए के हर एक एलिमेंट का सेट बी में एक ही इमेज मिल रहा है, एक से ज़्यादा नहीं। तो ये फंक्शन है, ठीक है। ये वेरीफाई हो गया इस तरीके से। और क्योंकि ये जो फंक्शन है ये हर एक वैल्यू ले सकता है, हर एक रियल वैल्यू ले सकता है, इसीलिए इसका जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ रियल नंबर R होगा। और रेंज क्या होता है, रेंज ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जो फंक्शन हमें रिटर्न करता है डोमेन के पॉइंट्स के बदले में। जो पॉइंट्स हम उसे दे रहे हैं फंक्शन हमें बदले में कुछ रिटर्न करता है, तो जो पॉइंट्स वो रिटर्न करता है उसका कलेक्शन ही रेंज कहलाता है। यहाँ पर सेट ए क्या होगा, सेट ए वैसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिस पर फंक्शन हमारा काम कर रहा है, यानी कि इसमें सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे रियल नंबर के। तो ये हमारा डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर R। और फिर इन सारे पॉइंट्स के बदले में सेट बी में हमें इमेजेस मिल रहे हैं, तो इनका कलेक्शन जो होगा वही कहलाएगा रेंज। और हो सकता है कि यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बच जाए, सारे पॉइंट्स एज ए इमेज मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि सेट बी में कुछ एलिमेंट बाकी हों, तो सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। ए को बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं कोडोमेन। और जो रेंज होता है वो बी का सबसेट होता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स बच जाएं, ठीक है, कुछ पॉइंट्स रेंज के बाहर के हों, सेट बी में हो बट उस रेंज में ना हो, इसीलिए रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो ये सब चीज़ें तो हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। अब हम क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जानेंगे कि फंक्शन एराइज कहाँ पर होता है, फंक्शन का यूज क्या है। देखिए सबसे पहले जानिए वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो क्वांटिटीज होती हैं जो चेंज हो सकती हैं, ठीक है, जो फिक्स ना हो, जैसे कि टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी। तो इनको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल वो क्वांटिटी हैं जो वेरी कर सकते हैं, और जो क्वांटिटी वेरी नहीं करते, जो फिक्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब इस वेरिएबल में भी दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जो अपने आप से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो वैरी कर सकते हैं, दूसरे वेरिएबल पे डिपेंडेंट ना हो, कहने का ये मतलब है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते हैं, उसे बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड करते हैं किसी दूसरे वेरिएबल पे, यूजुअली इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ये जो डिस्टेंस है ये फिक्स्ड है, और फिक्स है इसीलिए ये क्या होगा, कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है। हम क्या कर रहे हैं, ए से बी तक ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग टाइम लेकर के। ठीक है, जो टाइम है वो अलग अलग टाइम हम लेकर के ड्राइव कर रहे हैं। कभी हम आधे घंटे में ड्राइव करके पहुंच रहे हैं, कभी हम 1 घंटे में पहुंच रहे हैं, कभी 2 घंटे में। तो अब बताइए, अगर टाइम बदलेगा और हम सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं हर बार, ठीक है, कभी हम आधे घंटे में ही ए से बी में पहुंच रहे हैं, कभी हम 1 घंटे लगा रहे हैं ए से बी पहुंचने में, कभी 1.5 घंटे लगा रहे हैं, तो अगर टाइम बदल रहा है तो क्या यहाँ से ए से बी में जाने में जो स्पीड लगेगा वो नहीं चेंज होगा, वो बिल्कुल बदलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है टाइम पे, कि हम टाइम कितना लगा रहे हैं, यानी कि वो टाइम डिपेंडेंट है। अगर टाइम हम कम लगा रहे हैं तो हमारा स्पीड ज़्यादा होगा, है ना, ज़्यादा होगा तभी टाइम कम लग रहा है। अगर टाइम हम ज़्यादा लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्पीड कम होगा। जब टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा है, जब टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, टी जो है वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो एस है हमारा स्पीड वो कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि जो स्पीड है वो डिपेंड कर रहा है हमारा टाइम पे। तो इस प्रकार से एस जो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एस हमारा डिपेंड कर रहा है टी पे, तो जो वेरिएबल डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर उसी को बोलते हैं फंक्शन। तो यहाँ पर एस क्या है, एस है हमारा फंक्शन, किसका फंक्शन, टी का। इसे हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, एफ ऑफ टी। ठीक है, इसे पढ़ते हैं एफ ऑफ टी या फंक्शन ऑफ टी। मैथमेटिक्स में आपको एग्जांपल देखने को मिलेंगे y इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, जहाँ पर ये एफ एक्स जो है ये एक मैथमेटिकल नोटेशन है फंक्शन ऑफ एक्स का। जब एग्जांपल अब देखेंगे तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, x-1 sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये रियल एग्जांपल है, ये नोटेशन है। तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। y हमारा डिपेंड कर रहा है x पे। जो फंक्शन है, फंक्शन का मतलब है कि x से बना हुआ एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे कि x² + 1। और फंक्शन एक तरह का रूल भी है। तो यहाँ पर ये रूल ये कहता है कि x इस फंक्शन को हम जो भी वैल्यू देंगे x का, ये क्या करेगा, उस वैल्यू का स्क्वायर करेगा, उसमें 1 ऐड करेगा और हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, तो फंक्शन एक तरह का रूल भी है जो ये बताता है कि वो काम कैसे कर रहा है। और इस फंक्शन को जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं, यहाँ पर x जो भी वैल्यू ले सकता है, तो उन सारे वैल्यूज़ का कलेक्शन ही डोमेन कहलाता है। और उन वैल्यूज़ के बदले जो वो हमें रिटर्न करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज भी क्लियर हो गया, फंक्शन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया। वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। तो इस प्रकार से जो फंक्शन होता है ना, फंक्शन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप को दिखाता है। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि जहाँ पर भी वेरिएशन होगा, क्वांटिटीज में वेरिएशन होगा,
और उस वेरिएशन की वजह से दूसरे चीज़ों पर इफ़ेक्ट आएगा, दूसरी चीज़ों में भी वेरिएशन आएगा, वहीं पर फंक्शन एराइज होता है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल अभी लिया कि टी पर जब वेरिएशन हो रहा है, टाइम हमारा वेरी कर रहा है, तो स्पीड में भी चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पीड हमारा डिपेंड कर रहा है टाइम पर। तो ऐसी जगहों पर फंक्शन एराइज होता है। और सेम फंक्शन ये बताता है कि दोनों जो वेरिएबल हैं जो वेरी कर रहे हैं उनके बीच किस तरह का कनेक्शन है, किस तरह का रिलेशन है। आई होप आपको ये क्लास मज़ेदार लगा होगा, समझ में आया होगा। ये हम पिछली चीज़ों को एक बार रिकॉल कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम क्लास 12th में जो पढ़ने वाले हैं उसे स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन को जानेंगे, कितने तरीके के रिलेशन होते हैं। फिर हम टाइप ऑफ फंक्शन पर जाएंगे, 1 1 ऑन 2 इसको जानेंगे। इसको इंजेक्टिव और सरजेक्टिव भी बोलते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन भी जानेंगे। जब बाइजेक्टिव हो जाता है तो कैसे इन्वर्सिबल फंक्शन होता है उसे समझेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप रिलेशन और फंक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट जो क्लास 11th में है उसे देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट है क्लास 11th का, उसमें आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।